हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं या टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, गो टू स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ सी और सी प्लस प्लस से सपोर्ट करता है गो टू को आपका। बट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट को ही आपको डिस्कस किया था आपका। हमने टाइप्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट पढ़े थे। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, या एल्स इफ लैडर होता है जिसमें मल्टीपल इफ्स लगते हैं आपके, या नेस्टेड इफ क्या होता है आपका। और हम लोगों ने उसी टॉपिक पे हमने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे आपके कि बज नंबर क्या होता है, हाउ टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर्स, या हाउ टू फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। और एक लास्ट में हमने बड़ा प्रोग्राम भी डिस्कस किया था कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं आपका। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके सामने। चलिए हम इस वीडियो में थोड़ा बड़े एग्जांपल को सेट करते हैं जिसमें हम आपके डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर जो जिसमें मल्टीपल इफ्स लग सके आपके, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है उनको लेते हैं आपका। ठीक है, मैं एक एक करके एग्जाम्पल लूँगा और देन उनको प्रैक्टिकली करके दिखा भी दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपका ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है, देखिए, ताकि आपको ये ना समझना है क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन मैंने देखिए इसमें मेंशन कर दिया आपका कि एक ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक नाम ले लिया मैंने ABC करके, एक ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है जो टीवी आपके बेचती है। तो टीवी के कॉस्ट है आपके, देखिए उस पर रेंज दी गई है और साइड में देखिए उसका डिस्काउंट लिखा गया आपका। और लास्ट में हमें क्या करना है कि मेंशन भी देखिए आपका कि कॉस्ट में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आपका आएगा उस प्राइस पर हमें 18% क्या कैलकुलेट करना है, आपका GST कैलकुलेट करना है। और लास्ट में फिर हमें बताना है कि पेबल अमाउंट कितना है आपका। देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर है कि 20,000 से 30,000 के बीच में 8% का डिस्काउंट है। तो देखिए इसमें एक चीज़ जो अनसेड है, जो इसमें लिखी नहीं गई है, जो आपको खुद समझनी पड़ेगी। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कंडीशन लगाए थे कि 30,000 से कम है तो आपका 8% डिस्काउंट है। 30,000 से कम पे नहीं है आपका। देखिए समझने की कोशिश करिए, 10,000 भी 30,000 से कम होता है, 15,000 भी 30,000 से कम होता है। 20,000 से नीचे वाले टीवी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जो उस पर लिखा नहीं गया है। बट ये आपको खुद से आपको समझना है, खुद से इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें आपको। तो देखिए किस प्रकार से प्रोग्राम बनेगा, क्या बनेगा। तो देखिए मैं इसमें क्या क्या ले ले रहा हूँ। मैं इसमें एक ले ले रहा हूँ आपका कस्टमर नेम और कॉस्ट ऑफ द टीवी ले लेता हूँ आपका। और इसमें आपका डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा और साथ में आपका जो आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट है वो कितना है, और लास्ट में GST निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखा करके वेरिएबल कौन कौन से लेने हैं हमें। देखिए हमें लेना है कैरेक्टर नेम। अगेन नेम क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए आप एक लिमिट सेट कर देते हैं आपका। एक ले लेते हैं आपका कॉस्ट। देखिए कॉस्ट जो है एक बड़ा अमाउंट है आपका, ठीक है आपका। तो अगर आप टर्बो सी यूज़ करें तो लॉन्ग इंटीजर ले लीजिएगा, क्योंकि टर्बो सी में जो इंटीजर सिर्फ 2 बाइट कंज्यूम करता है, बट यहाँ पर जो आपका है वो आपका इंटीजर आपका 4 बाइट कंज्यूम करता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो कॉस्ट। अब देखिए जो डिस्काउंट है, अगेन समझिएगा डिस्काउंट क्योंकि परसेंटेज में है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट डिस्काउंट DIC। और एक आपका मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका पेबल अमाउंट, P अमाउंट। और साथ में एक ले लेता हूँ आपका GST। ये सारे देखिए फ्लोट है आपके। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा printf एंटर कस्टमर नेम। एंटर कस्टमर नेम। और इसमें लगा दे रहा हूँ गेट्स नेम। शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉर्मली कई इनपुट स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या लगाने मैंने आपसे कहा था फ्लश ऑल, F फ्लश। और F फ्लश के लिए टॉप में आपको stdio.h हेडर फाइल लगाना कंपलसरी है। और एक ले लेता हूँ आपका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखिए, कॉस्ट ऑफ टीवी लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टीवी ले लिया। और इसको इनपुट ले लेता हूँ स्कैनर से क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड % कॉस्ट। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि 20,000 से कम पे डिस्काउंट 0 है। तो देखिए पहला कंडीशन, इफ कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 20,000। देखिए लेस देन इक्वल टू क्योंकि अबाउट 20,000 था आपका, तो अबाउट 20,000 के लिए आपका 8% डिस्काउंट था। तो अगर ये है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरा, डिस्काउंट इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरी कंडीशन एल्स इफ
अब देखिए चाहे तो आप कुछ चीज़ों को कॉपी भी कर सकते हैं आप। एल्स इफ देखिए दूसरी कंडीशन थी कि अगर अबाउट 20,000 लेस देन 30,000 है, तो देखिए आप यहाँ पे लेस देन लिखिए। देखिए यहाँ पे सिंपल। देखिए अब आप सोचेंगे कि मैं 20,000 से ऊपर क्यों नहीं लिख रहा हूँ। देखिए सीधी सी बात है, अगर 20,000 से कम होगा तब तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ आने का मतलब है 20,000 से ज़्यादा होगा तब तो यहाँ आएगा। तो मैं अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं भी लिखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए आपका इफ कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन, एंड में आपका एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड लेस देन 20,000 देखिए 30,000। देखिए ये लिखिए या आप इतने परसेंट को नहीं लिखिए, बात एक ही देखिए दोनों में आपका, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा है तभी तो यहाँ आया आपका, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना परसेंट डिस्काउंट था? 8%। बट 8% किसका डिस्काउंट है? कॉस्ट का। देखिए कॉस्ट इंटू, आप देखिए जो आपको निकालना है देन परसेंटेज जो निकालना है, तो आपकी नॉर्मली क्या करते हैं 8/100। तो 8/100 करने के बजाय हम इसको कर लेते हैं इंटू 0.08, तो 8/100 0.08 ही होता है आपका। तो 8/100 लिखिए या कॉस्ट इंटू 0.0 लिखिए, बात एक ही है। एलसिफ अगर 40,000 से कम है, अच्छा 40,000 से कम है, एक बार चेक भी कर लीजिए वहाँ पे कितना डिस्काउंट था। देखिए 40,000 से कम 12% है, और उसके बाद फिर 60,000 से कम है तो 20% है, फिर 24% है। तो 40 से कम में 12%, 20%, 24%, 12%, 60,000 से कम है तो 20%, 20 लिखे 0.2 लिखे, बात की होता है। और लास्ट में आपका 60 से अगर ज़्यादा है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका? 24%। ये देखिए 24%। और एट द एंड हम क्या निकालेंगे? आपका पेबल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? इक्वल टू कॉस्ट में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, माइनस डिस्काउंट। अब इस पेबल अमाउंट पे आप जीएसटी निकालेंगे, तो जीएसटी कितना हो जाएगा आपका? जीएसटी इक्वल टू पेबल अमाउंट का 18% इंटू 0.8%। अब चाहे तो पेबल अमाउंट में ही जोड़ दीजिए, ठीक है आपका, या फिर अभी अलग से वैल्यूबल ले सकते हैं। तो मैं पेबल अमाउंट में जोड़ देता हूँ। तो पेबल अमाउंट प्लस इक्वल टू, मैं आपको पढ़ा चुका था, इसको क्या कहते हैं आपका? सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जीएसटी। इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, पेबल अमाउंट इक्वल टू पेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। चाहे आप इतना लंबा लिखे या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, बात एक ही है आपका। और एट द एंड आप क्या कर देंगे? इसको प्रिंट कर दीजिए। देखिए प्रिंट एफ लिखिए, पेबल अमाउंट इज परसेंटेज एफ। देखिए मैं आज एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कॉमा पेबल अमाउंट। इसको सेव कर लीजिए और रन करके देखिए। देखिए एंटर कस्टमर नेम, चलिए विनोद राणा। देखिए मैं जो टीवी ले रहा हूँ मैं 20,000 से नीचे का लेता हूँ, मैं आपका 10,000 का लेता हूँ आपका। तो देखिए इसमें कोई ना कोई डिस्काउंट मिलेगा, ना ही मुझे इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 10,000 पे 18% आपका जीएसटी लग जाएगा और देन पेबल अमाउंट बन जाएगा। देखिए आपका तो ये कितना आगे देखिए आपका पेबल अमाउंट इज 11,800 रुपये आपका। लेकिन देखिए मैंने कहा मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा। देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस आ रहा है? 6 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, जो देखने में ऑकवर्ड लग रहा है। नॉर्मली अमाउंट्स में केवल 2 ही डेसिमल प्लेस होते हैं आपके, तो बेटर है आप यहाँ पर 0.2 लगा दीजिए। तो अगर आपको कभी डेसिमल प्लेस को मैनिपुलेट करना है तो एफ के आगे 0.2 या 0.3 जितने भी डेसिमल प्लेस आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लगा देंगे तो उतने ही डेसिमल प्लेस आएंगे। फिर चेक करिए जरा। देखिए आपकी बार मैं 1 लाख की टीवी लेता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने नेम में डाल दिया आपका, चलिए मैं दोबारा डाल देता हूँ आपका। देख कस्टमर नेम विनोद राणा और 1 लाख की टीवी है। देखिए आपके पास 24% देखिए डिस्काउंट है आपका। आप चाहे तो यहाँ पर डिस्काउंट भी डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पर आपका कि डिस्काउंट कितना मिला। देखिए इस प्रकार से डिस्काउंट, आप चाहे तो जीएसटी भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं। डिस्काउंट अमाउंट इज यहाँ पर DISC डिस्काउंट के लिए, और आप चाहते हैं यहाँ पर GST अमाउंट इज।
GST अमाउंट एज। देखिए कॉलन में इसलिए लगा ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा। यहाँ पर GST कर दीजिए, अब चला के देखिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है विनोद, चलिए अब के बारे में 50,000 कर देता हूँ। ये देखिए आपका, अच्छा यहाँ पर आपका लाइन ब्रेक, क्योंकि देखिए सब एक ही लाइन पर आ गया, तो आप यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दीजिए। लाइन ब्रेक करने के लिए आप सबको मैं बता चुका हूँ, इसके भी सीक्वेंस स्लैश एन होता है, स्लैश एन लगाकर आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। देखिए छोटे मोटे चीज़ें आपकी लाइफ में चली रहती हैं, आप थोड़ा बहुत चीज़ों को देखते हैं, मालूम चलता है अच्छा ये गलतियाँ हो रही हैं, उनको ठीक कर लीजिए। देखिए आपका विनोद राणा, ठीक है, आपकी डिस्काउंट आपका 24,000 था, क्योंकि 24% डिस्काउंट मिला था इसका आपका, और 13,680 रुपया इसका आपका GST अमाउंट है। डिस्काउंट माइनस करने के बाद और उसको जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल टीवी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 89,600 रुपीज़, आप 680 रुपीज़ आपका। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोग्राम को मैंने सॉर्ट आउट किया है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका कि हम एक टिकट कैलकुलेट कर रहे हैं आपका। देखिए इसे बहुत सिंपल सा है, एक बस ट्रैवल कर रही है तो उसके कुछ फेयर लिखे गए हैं कि अप टू 200 किलोमीटर तक आपका जो फेयर है वो 400 रुपये है। अगर 201 से 500 किलोमीटर अगर बस जा रही है आपकी तो आपके 750 रुपये उससे टिकट लिया जाएगा। तो सोन इस प्रकार से आगे चल रहा है आपका। और लास्ट में एक चीज़ और मेंशन कर रखा है, देखिए ताकि थोड़ा बहुत कंडीशन आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़े, इसमें एक छोटी कंडीशन लगा रखी है कि अगर जो भी पैसेंजर है वो बिलो 10 है या अबाउ 60 है तो उसका जो फेयर होगा 50% हो जाएगा आपका, मीन्स उसका टिकट हाफ लगेगा आपका। देखिए अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो देखिए हम इसमें आपका पैसेंजर नेम और हम यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस आपका, और साथ में हमें लेना पड़ेगा एज। 3 चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी, पैसेंजर नेम, एज एंड डिस्टेंस। उसके बिहाफ पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे आपका। देखिए मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ नेम है आपका, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आपका एज एंड डिस्टेंस और साथ में आपका फेयर ले, क्योंकि देखिए फेयर में आपने साथ देखा होगा कि सारे अमाउंट आपके इंटीजर में थे, तो इसलिए फेयर भी आपका इंटीजर ले लेना आपका। एंटर कस्टमर नेम, एंटर एज, एंटर कस्टमर एज। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ अच्छी लगेंगी। यहाँ पर स्कैन ऑफ कर लीजिए। देखिए यही आपको समझना है कब गेट्स लगाना है, कब आपका स्कैन ऑफ लगाना है, कॉमा एंड परसेंटेज, और लास्ट में हो जाएगा आपका डिस्टेंस, एंटर डिस्टेंस, एंटर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आपका क्या है, DIST, ये वेरिएबल था हमारा। अब देखिए अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगाऊंगा आपका। देखिए पहले कंडीशन क्या थी आपकी, फिर देखिए जरा, पहले कंडीशन थी 200 तक आपका, 200, 500, 800, 200 कंडीशन, 200 तक आपका। तो देखिए हमने क्या लिखा, अगर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 200 है तो आपका फेयर कितना था आपका, 400, फेयर इक्वल टू 400। अभी मुझे एज से मतलब नहीं है, एज को अभी नहीं चेक करूँगा आपका। देखिए अगला डिस्टेंस 500 से कम है तो कितना था आपका, देखिए 500 कम है 750 रुपया। आप देखिए सेपरेट प्रोग्राम लिखिएगा, मैं तो उसी में चेंज कर दे रहा हूँ आपका 750 रुपया। 800 से कम है अगर है डिस्टेंस 800 से कम है तो 1050 रुपया, और लास्ट में था एल्स, चेक कर लीजिए कितना था, 1050, लास्ट में 800 से ऊपर है तो 1200 रुपया था आपका, 1200 रुपया आपका। देखिए तो 1200 रुपया यहाँ पर ले दूंगा आपका, यहाँ पर 1200 रुपया। और लास्ट में था आपका कि अगर एज आपकी क्या थी, इफ़ एज, ध्यान से देखिएगा, इफ़ एज अगर लेस देन 10 है या लिख लेगा, और एज अगर ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 60 है तो जो फेयर होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका। तो फेयर डिवाइड इक्वल टू, देखिए फिर इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ इसको कैसे लिखेंगे, फेयर इक्वल टू फेयर बाई टू,
तो मैंने देखिए शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, वैसे कोशिश करिए कि आप शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए। अब लास्ट में लिखता हूँ फेयर अमाउंट इज, कि फेयर कितना हुआ उसका, फेयर अमाउंट इज, फेयर अमाउंट इज देखिए इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर क्योंकि फेयर इंटीजर में है तो यहाँ परसेंटेज डी आ जाएगा आपका, और यहाँ पर लीजिए फेयर, देखिए आपका आई थिंक सब क्लियर होगा। देखिए फिर देखिए मैंने क्या करा है, पहले तो ये आपके वेरिएबल्स होगा नेम, एज, डिस्टेंस और फेयर। देखिए एज पर द नीड, डिस्टेंस सारा आपका किस पर था, किलोमीटर में था आपका, तो इंटी ले लिया। फेयर आपका 400 या 800 या 1050 जो भी अमाउंट था आपका वो इंटीजर में था आपका, और जो लास्ट में आपका जो एज है वो भी इंटीजर में होती है आपकी, तो सब इंटीजर में लिया। यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया आपका। अगेन मैंने बीच में प्लस ऑल लगा रखा है आपका F+STDIN, ये मैंने बताया था आपको, कई बार कुछ इनपुट स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं कि उनके लिए लगा रखा आपका। आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, जब वो मिस हो तभी आप लगाइए आपका। और एक सिंपल सा कंडीशन देखिए, डिस्टेंस अगर 200 से कम है तो 400, अगर 200 से ज़्यादा है तो इधर आएगा आपका, तो 200 से ज़्यादा तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, 200 से ज़्यादा है तो 500 से कम है तो ये होगा। अब चला के देखिए जरा इसको, देखिए कस्टमर नेम विनोद राणा, एज चले मैं 50 डाल देता हूँ, आपकी डिस्टेंस चले मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ आपका 800 किलोमीटर। देखिए 800 के हिसाब से जो आपका अमाउंट कितना आना चाहिए आपका, 800 के हिसाब से आपका देखिए 1050 रुपये आना चाहिए आपका, देख लेगा ना 800 तक, अप टू 800 तक आपका देखिए 1050 रुपये आपका। चेक करते हैं देखिए क्या आता है, ये देखिए आपका द फेयर अमाउंट इज 1050 आपका। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ये प्रोग्राम भी देखिए आपका पूरा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका कि एक सिंपल सा प्रोग्राम हमें बनाना है जिसमें हमें टैक्स कैलकुलेट करना है आपका। मींस लोग सैलरीड होते हैं या लोग बिजनेस करते हैं आपका, तो उस बिजनेस एट द फाइनेंशियल ईयर के बाद गवर्नमेंट हमसे एक टैक्स देती है, तो उसमें कुछ आपके स्लैब्स होते हैं, आपके किस स्लैब तक कितना टैक्स देना है, किस स्लैब तक कितना टैक्स देना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अप टू 5 लाख तक आपका, अप टू 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है आपका। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें पूरे अमाउंट का आपका 20% नहीं लेना आपका, 5 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है आपका। मीन्स अगर किसी की अगर एनुअल इनकम 6 लाख है, तो जो 6 लाख में से जो पहले 5 लाख है आपके हैं उसमें कोई टैक्स नहीं पे करना है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1 लाख बचा आपका, उस 1 लाख पे 20% देना आपका। अगर किसी की अगर 6,50,000 अगर एनुअल इनकम है तो पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं पे करना है, जो बचा हुआ अमाउंट है 1,50,000 रुपये आपका 20% देना है। सेम इसी प्रकार से अगर 10 लाख से ऊपर की किसी की एनुअल इनकम है आपका तो 1 लाख तो उसको पे करना ही करना है, और 30% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 10 लाख आपका। तो देखिए इसको कैसे करते हैं आपका, और देखिए स्टार्टिंग में पढ़ी क्या लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम एंड मंथली सैलरी। देखिए ध्यान समझिएगा, मंथली सैलरी आपको एंटर करनी है और टैक्स निकलेगा एनुअल इनकम पे। तो आप क्या करेंगे, अपनी मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका एनुअल इनकम होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको आपका। देखिए मुझे नेम तो चाहिए आपका, एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका सैलरी, चलिए मैं ले लेता हूँ मंथली सैलरी, एम सैलरी, और एक ले लेता हूँ कॉमा एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी। चलो ए सैल। देखिए वेरिएबल मीनिंगफुल लीजिए, कोई बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपका पर्सन नेम ले रहा हूँ, पर्सन नेम, एंटर पर्सन नेम, नेम तो नेम ही है आपका, और दूसरा लेता हूँ आपका मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। चलिए ठीक है आपका, और यहाँ पर एम सेल का देता हूँ। देखिए वेरिएबल जो नेम होता है वो कभी दिखते नहीं है, बट जो मैसेज आप दे रहे हैं वो आपको दिखता है, तो उसको आपको मीनिंगफुल लेना है। और बाकी आपको कोई बहुत मंथली सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, उतना काफ़ी है आपका। एम सेल हो गया आपका, देखिए ठीक है। अब देखिए मैं क्या निकालो, एनुअल सैलरी निकालो, तो ए सेल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू एम सेल इंटू 12। इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे आपकी मंथली सैलरी निकल है, एनुअल सैलरी निकल है आपकी। और एनुअल सैलरी निकालने के बाद अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, देखिए आपका इफ़ एनुअल सैलरी
लेस देन इक्वल टू। एक चीज़ और देखिएगा, देखिए जब क्वेश्चन हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके अमाउंट के बीच में कॉमा लगे होते हैं आपके। तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में कॉमा नहीं लगाएंगे, इस बात ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपका लिखा हो, जब फिगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो कॉमा लगा देते हैं, बट प्रोग्रामिंग करते हैं तो कॉमा नहीं लगाए जाते हैं। तो अगर 5 लाख से कम है तो देखिए 5 लाख से कम है, जीरो प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो आपका टैक्स है, अच्छा टैक्स के लिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया, देखिए आपका मैं टैक्स लेता हूँ आपका टैक्स, क्योंकि फ्लोट है परसेंटेज में है, तो फ्लोट टैक्स। तो देखिए मैंने आप क्या लिखूँगा, टैक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था आपका। अगली कंडीशन क्या आएगी मेरी, एलसिफ अगर 10 लाख से कम है, ए सैलरी लेस देन इक्वल टू 10 लाख है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, आपको 5 लाख से ऊपर के अमाउंट पे आपको 20% लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ए सैलरी में से पहले 5 लाख माइनस कर दूंगा आपका, क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब जो अमाउंट बच रहा है, ए सैलरी में से 5 लाख माइनस करने के जो अमाउंट बचेगा उसका 20% आपका ये। और लास्ट में क्या आएगा, एल्स में क्या आएगा आपका, 1 लाख तो लेना हमें उससे, आपका 1 लाख तो लेना है, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए, 1 लाख प्लस उसमें से फिर आपका 10 लाख माइनस हो जाएगा आपका, 10 लाख माइनस उसका 30% आपका। तो अब जो आपका टैक्स आ रहा है वो आपका टैक्सेबल इनकम है आपकी, मैं टैक्स आप पे कर दो आपका, टैक्स अमाउंट इज, और यहाँ पर टैक्स पे कर दीजिए टैक्स, क्योंकि टैक्स क्या है आपका फ्लोट वेरिएबल है, तो क्या लग जाएगा 0.2 है। मैं समझा चुका हूँ कि 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब केवल 2 ही डेसिमल प्लेस आएंगे आपके। अब देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा मैंने आपका, नेम, मंथली सैलरी और एनुअल सैलरी, क्योंकि मुझे बोली नहीं गई है लेकिन मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मंथली सैलरी एंटर कर रहा हूँ आपका। तो मंथली सैलरी को जब 12 से मल्टीप्लाई करूँगा आपका, तो वो क्या निकल जाएगा आपका, एनुअल सैलरी निकल जाएगी आपकी। मैं पर्सन का नाम, उसके मंथली सैलरी एंटर कर रहा हूँ, और ये स्लैब लिखा 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है आपका, 10 लाख से कम है तो 5 लाख से ऊपर जो अमाउंट है, तो सैलरी एनुअल सैलरी में से मैंने 5 लाख माइनस किया और उसको 0.20, देखिए 0.20 लिखिए या 20/100 लिखिए आपका, मैं आप दोनों मतलब एक ही है आपका, ठीक है आपका। और लास्ट में फिर आपने लिखा है कि 10 लाख से ऊपर तो 1 लाख तो पे करना है, प्लस एनुअल सैलरी में से 10 लाख माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 30% आपका। जब चला के देखिए इसको, देखिए विनोद राणा, देखिए पहले मैं आपका मंथली सैलरी चल लेता हूँ आपका कितनी, चलो 10,000, ठीक है आपका। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 के हिसाब से उसकी जो एनुअल इनकम कितनी बनी, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, आपका लगभग आपका 1,20,000 शायद आ रहा होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा थोड़ा। तो देखिए आपका इसका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, टैक्स अमाउंट इज 0 आ रहा, देखिए आपका। फिर रन कराइए, देखिए मैं आपके बाद फिर चले विनोद राणा, और अब की बार मैं ले लेता हूँ आपका 50,000, ठीक है आपका। तो देखिए 50,000 का देखिए कितना हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा आपका 6 लाख। तो 6 लाख का मतलब हो गया कि 5 लाख से ऊपर कितना अमाउंट हो चुका है, 1 लाख का आपका। तो 1 लाख का 20% देखिए आपका, तो 1 लाख का 20% देखिए कितना हो गया, 20,000 हो गया आपका, देखिए एकदम प्रॉपर कैलकुलेट हो रहा है देखिए आपका। तो ऐसे ही आप 10 लाख से ऊपर डालेंगे तो 1 लाख तो पे करना पड़ेगा उसका आपका, और 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के अलावा जो 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसका 30% उसको और कैलकुलेट करना होगा। आई थिंक पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस प्रोग्राम को लेकर आपका। देखिए हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इसमें हम एक एम्प्लॉय के लिए, अभी तक देखिए मैंने जितने भी आपको इफ स्टेटमेंट पढ़ाए, नॉर्मली मैक्सिमम हमें एक सिंगल स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ रही थी, और सिंगल स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि चाहे इफ पार्ट में, चाहे ट्रू पार्ट में, चाहे फॉल्स पार्ट में, अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट लिखनी होती है तो ब्रेसेस आर नॉट कंपलसरी। बट देखिए इसमें मुझे 4 चीज़ें निकालनी है, ग्रेड निकालना है, डीए निकालना है, टीए निकालना है, पीएफ निकालना है आपका, और उसके हिसाब से इसका मतलब मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, एक ट्रू पार्ट में या फॉल्स पार्ट में आपका। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, और देखिए इसमें मैंने जानबूझ के ज़्यादा वेरिएबल्स लिए हैं, कोड लिया है, नेम लिया है, जेंडर लिया है, और मंथली सैलरी लिया है, और इसके बाद ये तो मुझे इनपुट लेना है, और निकालना है क्या, ग्रेड, डीए, टीए और पीएफ, और लास्ट में क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोड, नेम, जेंडर और सैलरी। और देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है कि 80,000 से अगर ऊपर सैलरी है, मंथली सैलरी है, तो उसको ग्रेड ए मिलेगा, 40% उसको डीए मिलेगा, और 10% जो टीए मिलेगा। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हर मंथ की सैलरी में से माइनस होता है, और जब बंदा रिटायर होता है, रिटायरमेंट टाइम पर ये पूरा एज ए आपका ग्रेच्युटी कह लीजिए, पूरा गवर्नमेंट को एक बैंक अकाउंट रखती है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और लास्ट में जो अमाउंट बनता है वो आपका रिटायरमेंट टाइम में मिल जाता है आपका। तो पीएफ नॉर्मली आपका क्या होता है, हर मंथ की सैलरी में से माइनस हो जाता है। देखिए आपका
आप माइनस पी एफ है, देखिए आपका पी एफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, टी ए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, डी ए का मतलब डी एन एस अलाउंस, डी एन एस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है गवर्नमेंट आपका डी ए बढ़ाती है। ये नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स हैं वैसे आपके। चलिए फिलहाल कोई हमें तो प्रोग्राम सॉल्व करने से मतलब है। तो देखिए कोड नेम जेंडर और मंथली सैलरी, पहले तो इनको हम एंटर लेते हैं। कोड नेम, देखिए नेम तो हो ही गया हमारा। एक सैलरी ले लेते हैं आपका, देखिए यहाँ पर सैलरी, और इसी में हम आपका जेंडर भी लेते हैं, जेंडर, और इसमें एक ग्रेड भी लेते हैं। देखिए सारे कैरेक्टर हैं, क्योंकि कैरेक्टर इसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है। देखिए नेम में क्योंकि स्ट्रिंग था इसलिए लिमिट आ गई देखिए आपकी, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रिंग था लिमिट है, लेकिन ये दोनों सिंगल कैरेक्टर कंटेन करेंगे, इससे कुछ नहीं आ रहा। देखिए सैलरी, और इसमें ले लूँगा आपका क्या, इसमें आ जाएगा आपका डी ए, टी ए, पी एफ एंड ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी की जी सैल, ग्रॉस सैलरी है आपका। तो मुझे इनपुट क्या क्या लेना है, एंटर पर्सन नेम, ठीक है, नेम हो गया आपका। उसके बाद एंटर आपका मैं जेंडर ले लेता हूँ, एंटर जेंडर। अब देखिए मैं सब पहले बता चुका हूँ, तभी मैंने कहा था कि पुरानी वीडियो जरूर देखिए। जेंडर क्योंकि कैरेक्टर आपका है, तो मैं इसको किससे लूँगा, गेट कैरेक्टर से लूँगा आपका। जेंडर इक्वल टू गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर। ये सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे आपके। और मुझे क्या एंटर करना है, देख ग्रेड मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे सैलरी एंटर करनी है। तो एंटर मंथली सैलरी, एंटर सैलरी, चलिए क्या मंथली लिखें, एंटर सैलरी, ठीक है आपका। और यहाँ पे सैलरी ले लिया मैंने आपका। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा आपके, इसके बाद से आपका, तो ये सब हटा देता हूँ। अब क्या, मुझे एनुअल सैलरी से मतलब नहीं है आपका। देखिए तो सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या है आपकी, कि इफ़ अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 है। देख ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल अबाउ लिखा है कि ग्रेटर इक्वल टू लिखा है, वो देखिए अबाउ लिखा है, तो इसमें 80,000 इंक्लूड नहीं होगा आपका। तो 80 से ऊपर क्या, 80,000 से ऊपर की बात चल रही है यहाँ पर आपकी, तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं लगेगा। तो 80,000 अगर ऐसा है तो देखिए ग्रेड क्या होगा इसका, आपका ग्रेड इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोड के अंदर आ जाएगा आपका। उसके बाद हो जाएगा आपका डीए, डीए इक्वल टू किसका, सैलरी का। सैलरी का कितना परसेंट चेक कर लीजिए। देखिए पहला है आपका 40%, 40% टी ए कितना 10% और 15%, तो 40, 10 और 15 याद रखिएगा, 40, 10, 15, तो 40%, 0.40 टी ए, इसी को कॉपी कर लीजिए। टी ए अगला, टी ए 10% और पी एफ 15%। तो देखिए एक बार लिखने के बाद अब आपको सेम इसमें परसेंटेज बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना है, तो इसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए यही बेनिफिट होता है, अगर आपको आ जाता है तो चीज़ों को आप खुद अपने लिखे हुए प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। देखिए ये आपका, अगर आपका कितना, देखिए नेक्स्ट स्लैब देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट स्लैब आपका 50,000 से ऊपर है, तो आपका तो इसमें आपका 45, 10 और 12। देखिए टी ए तो सबका सेम है आपका, तो 45 और 12 रखिए, 45 और 12। और 50,000 से ऊपर है तो ग्रेड बी हो जाएगा, ये 45% हो जाएगा, और ये आपका 12% हो जाएगा आपका। एलसिफ अगर 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, और इसमें ग्रेड सी हो जाएगा आपका, आई थिंक 50% है और 10% है आपका। अभी चेंज कर दूँगा कुछ, अगर देख लेंगे कुछ, अगर मैं कैलकुलेशन में कुछ अगर मैंने परसेंटेज गलत लिखा हो तो लास्ट में एल्स आ जाएगा आपका, तो क्योंकि 30,000 से नीचे तो क्या होगा आपका, देखिए तो 30,000 से नीचे इनके लिए कॉपी कर लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पर ग्रेड डी हो जाएगा आपका, ग्रेड डी। ये आपका चेक कर लीजिए कितना है, 50 और 10 लिखा था मैं, देखिए आपका 50 और 10 था, ये 60 और 8 है आपका लास्ट में, देखिए 60 और 8%, तो इसमें 60% हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8%। तो देखिए 8, 10 से जो भी कम फिगर होगा तो आगे जीरो लगा दीजिएगा, 0 आपका। अब ये हमारा सारा कैलकुलेट हो गया। लास्ट में निकालो ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी क्या निकल जाएगी आपको, जी सैलरी इक्वल टू हो जाएगी आपकी क्या, सैलरी प्लस डी ए प्लस टी ए और माइनस पी एफ, माइनस पी एफ। अब आप देखिए लास्ट में ग्रॉस सैलरी प्रिंट करना चाहिए या सब कुछ प्रिंट करना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आपका। चलिए मैं सभी कुछ प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले मैं आप लिख रहा हूँ ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड किस टाइप की वैल्यू आपकी,
ग्रेड आपके कैरेक्टर, तो परसेंटेज सी, यहाँ पर ग्रेड ले दीजिए। अगला क्या था आपका, ग्रेड के बाद चले हम डीए प्रिंट कर देते हैं, डीए। देखिए मैसेज लेते हुए आप डीए कैपिटल में लिख सकते हैं आप, लेकिन वेरिएबल का नाम मत दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज फ्लोट में है तो 0.2f, यहाँ पर डी आ जाएगा आपका। इसको इस लाइन को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सेम ही लाइन रिपीट होनी है। टीए हो जाएगा आपका, पीएफ हो जाएगा आपका, और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपका, जी सैलरी। देखिए मैसेज में ग्रॉस सैलरी पूरा लिखूंगा, देखिए आपका, क्योंकि एंड यूजर को मैसेज देखते हैं, बट एज ए प्रोग्रामर हम वेरिएबल का नेम छोटे रख सकते हैं, पीएफ। देखने के लिए चीज़ें अच्छी लगे, इसलिए थोड़ा सा इसको हम जब कहीं बाहर जाते हैं, नहा धो के बाहर निकलते हैं, मुंह धो के निकलते हैं, भले नहाया ना हो हमने, तो उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग भी एक आर्ट है, इसको भी आप इस प्रकार से करेंगे ताकि देखने वाले को भी प्रोग्राम अच्छा लगे आपका। तो ये नहीं कि रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट तो मिल ही रहा है, रिजल्ट लाने का तरीका भी देखा जाता है कि रिजल्ट लाने का तरीका किस प्रकार से, और लास्ट प्रेजेंटेबल कितना है हमारा प्रोग्राम। तो देखिए इसको सेव करिए, चला के देखिए ज़रा। देखिए एंटर पर्सन नेम विनोद राणा, ठीक है, जेंडर मेल, सिर्फ एम डालिएगा, ठीक है। सैलरी जो भी आपकी सैलरी देना चाहे, चलिए मैं इसको देता हूँ आपका 70,000 75,000 चलिए आपका। तो ये बी ग्रेड का बनना है, क्योंकि ये 50 से 80 के बीच में आपका, तो ये क्या बनना चाहिए, बी ग्रेड बनना चाहिए आपका। तो बी ग्रेड के हिसाब से इसके कैलकुलेशंस भी होंगे, बी ग्रेड के हिसाब से जो भी इसके चीज़ें कैलकुलेट होंगी, ये 45% इसको आपका डीए मिलेगा, 10% को टीए मिलेगा, और 12% का पीएफ कटेगा आपका। चेक करिए ज़रा, ये देखिए आपका ग्रेड, देखिए इसको बी मिल गया आपका, डीए इसको आपका 33,750 मिल रहा है आपको, देखिए टीए इसका 7,500 मिल रहा है, पीएफ इसका 9,000 कट रहा है, और एट द एंड इसको जो सैलरी मिल रही है वो 1,07,250 रुपये मिल रही है आपकी। एक बार और डाल के देख लीजिए, चलिए आप, संजना राणा, ठीक है, जेंडर फीमेल। चलिए मैं इसकी सैलरी देखे आपका करता हूँ 1 लाख आपका, तो 1 लाख के हिसाब से इसका क्या हो गया, ए ग्रेड बन गया आपका। तो ए ग्रेड के हिसाब से देखिए इसकी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी आपकी। देखिए इसके हिसाब से देखिए आपका 40%, देखिए अब याद करिए, देखिए आपका 80,000 से ऊपर वालों को 40% है, तो देखिए कैलकुलेट करने में आसानी। 1 लाख का 40%, 40,000 हो गया आपका। 1 लाख का 10% देखिए 10,000 हो गया आपका, और 1 लाख का 15% आपका 15,000 हो गया आपका, देखिए। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका तो 1,35,000 हो गया आपका। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए आपको लगता होगा कि देखिए मैं एक ही बार में प्रोग्राम लिखता हूँ और पहली बार में एरर फ्री प्रोग्राम बन जाता है और एक ही बार में प्रोग्राम रन भी हो जाता है। देखिए ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, आप बात समझने की कोशिश करिए। मुझे लगभग 28 से 30 साल हो गए हैं, मुझे 28 से 30 साल हो गए आपके, और इसी चीज़ को मैं बनाते मेरा आपका। तो मैं इसको बनाते जब मैं इतना टाइम हुआ तब मेरे ये प्रोग्राम एरर फ्री बन रहे हैं आपके, तो इसलिए मेरे प्रोग्राम बन पा रहे हैं आपके। देखिए हम अगला प्रोग्राम ले रहे हैं। देखिए ये एक छोटा प्रोग्राम है जिसमें रेंटल कार देखे ले रहे हैं आपका, कि इसमें पर डे के हिसाब से हम चीज़ें को कैलकुलेट कर रहे हैं आपका, कि हम किस प्रकार से हमारा फर्स्ट 3 डेज के लिए हमारा क्या अमाउंट बनेगा हमारा फर्स्ट 3 डेज के लिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेट पर डे लिखा, देखिए आपका। तो अगर मैं 2 दिन के लिए अगर कार रेंट पे ले रहा हूँ तो मेरा 7,000 रुपये मेरा आपका क्या बन जाएगा, किराया बन जाएगा आपका, मेरा जो भी पर डे के हिसाब से रेट आपका। लेकिन अगर देखिए थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करेगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट चलेगा। मैंने जानबूझ के देखिए ये वाला एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए इसमें फर्स्ट 3 डेज 3500 पर डे है। अगर कोई 4 दिन के लिए कार ले रहा है तो 4 दिन के लिए लेने का मतलब है पहले 3 दिन उसका 3500 पर डे कैलकुलेट होगा, जो चौथा दिन है आपका वो 3,000 पर डे कैलकुलेट होगा आपका। इसी प्रकार से अगर कोई इनकेस कोई 5 दिन के ले रहा है तो पहले 3 दिन आपका 3500 रुपये पर डे होगा। 3500 पर डे का मतलब कितना हो गया, 10,500। और अगले 2 दिन, क्योंकि 5 दिन के लिया है तो अगले 2 दिन उसका 3,000 इंटू 2 मतलब 6,000 रुपये और हो गया आपका। कोई अगर 7 दिन के ले रहा है तो पहले 3 दिन 3500 पर डे, अगले 3 दिन 300 पर डे, और लास्ट दिन आपका जो होगा वो 2,750 रुपये पर डे होगा। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको आपका थोड़ा देखिए। देखिए मुझे इसको लेना क्या, पहले वेरिएबल कौन कौन से लेना है। चलिए एक तो पैसेंजर नेम तो ले लेंगे आपका, और एक ले लेंगे कितने डेज के लिए वो ट्रैवल कर रहा है आपका, ठीक है। और लास्ट में हम क्या क्या निकालेंगे, कॉस्ट, जो उसका फेयर आपका है। तो देखिए सारा अमाउंट जो है वो इंटीजर में है, तो फेयर क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा आपका। तो देखिए जरा, तो देखिए
चलिए कोड और नेम जेंडर दे लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो देखिए कुछ चीज़ों को आप ले लिया करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर डेज ले लेते हैं, डेज, और यहाँ पर डेज के साथ साथ मैं ले लेता हूँ आपका फेयर, और ये हट जाएगा आपका। और देखिए इसकी जगह पर एंटर सैलरी की जगह पर क्या ले लूँगा आपका, मैं डिस्टेंस ले लूँगा, डेज ले लूँगा, डेज, डेज। अब देखिए इसके हिसाब से मैं ये सारी कंडीशन हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकी जगह फ्रेश कंडीशन लिखूँगा। यहाँ पर देखिए आपका मुझे सिर्फ फेयर चाहिए आपका, तो फेयर ले लूँगा आपका, बीच में कंडीशन आ जाएंगे मेरी, फेयर, क्योंकि फेयर किस में है, इंटीजर में, इंटीजर में तो परसेंट डी लग जाएगा आपका, फेयर। तो देखिए आपका अब यहाँ पर मेरे कंडीशन आ जाएंगे आपकी। तो पहला देखिए आपका इफ़ डेज लेस देन इक्वल टू 3 अगर आपका है, बात समझने की कोशिश करिए, लेस देन इक्वल टू 3 आपका, तो पर डे कितना था आपका, पर डे 3500 रुपये था आपका। तो पर डे का मतलब क्या होगा, अब देखिए कोई अगर 2 दिन के लिए जा रहा है तो कितना देगा, 3 दिन का किराया थोड़ा देगा आपका, 3 दिन तक 3500 रुपये पर डे है आपका। तो मैं क्या लिखूंगा आपका फेयर इक्वल टू हो जाए जितने दिन भी इसको ट्रैवल किया है इंटू 3500 रुपये आपका पर डे है आपका। तो अगर उसने 1 दिन ट्रैवल किया तो 1 इंटू 35, अगर उसने 2 दिन ट्रैवल किया तो 2 इंटू 35, और 3 दिन ट्रैवल करेगा तो 3 इंटू 3500 रुपये हो जाएगा आपका। लेकिन अगर एलसिफ नेक्स्ट 3 डेज, अब देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट 3 डेज आपका, अब आप कंडीशन क्या लगाओगे, डेज क्या डालोगे, तो पहले 3 दिन और नेक्स्ट 3 दिन, तो कितने दिन हो गए, टोटल 6 दिन हो गए देखिए आपके। तो अगले नेक्स्ट 3 दिन के लिए क्या करूँगा आपका, डेज लेस देन इक्वल टू 6 लिखूंगा देखिए आपका। अब आप कहेंगे 6 तो वहाँ कहीं लिखा नहीं था, देखिए फर्स्ट 3 डेज नेक्स्ट 3 डेज देखा है, तो 3 + 3 6 हो गया आपका। तो देखिए अब फेयर कैसे लिखूंगा इसका, तो फेयर इक्वल टू, तो देखिए 6 दिन का मतलब है कि पहले 3 दिन तो इसमें इंक्लूड है ही आपके, तो 3500 इंटू 3, ये पहले 3 दिन का किराया हो गया आपका। अब प्लस, अब बात उठती है कि 3 दिन के अलावा और कितने दिन ट्रैवल कर रहा है, हो सकता हो 4 दिन ट्रैवल कर रहा हो सकता हो 5 दिन ट्रैवल कर रहा हो, तो मुझे कैसे मालूम चले कब मैं 1 दिन निकालूं कब मैं 2 दिन एक्स्ट्रा निकालूं आपका। तो मैं सिंपल लिखूंगा डेज में से जितना आपने आगे सॉल्व कर लिया, 3 दिन सॉल्व कर लिया, 3 दिन माइनस कर दीजिए। तो अगर वो 5 दिन ट्रैवल कर रहा है तो 5 इंटू 3, 5 - 3, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। और 4 दिन में ट्रैवल कर रहा है, 4 - 3, 1 दिन एक्स्ट्रा बचा। तो जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है इंटू कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा आपका। सेम सो ऑन, इसी प्रकार से और आगे करिए। देखिए नेक्स्ट में क्या करूँगा आपका, नेक्स्ट 3 डेज था तो नेक्स्ट 3 डेज 9 डेज हो गए। देखिए चेक करिए जरा, देखिए फर्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज आपका, तो नेक्स्ट 3 डेज 2750 है। और उसके बाद उसके बियॉन्ड जो डेज होंगे वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2250 से आपका। चेक करिए, तो इसमें प्लस करिए, प्लस अगले 3 दिन कितने से हो जाएगा, 3000 से हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका प्लस, अब कितने दिन सॉल्व हो गए, पहले 3 दिन देखिए यहाँ सॉल्व हुए आपके, देखिए ये 3 दिन यहाँ सॉल्व हुए, और अगले 3 दिन देखिए यहाँ सॉल्व हुए आपके। अब देखिए बाद में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये देखिए आपका, अब यार 6 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, देखिए 6 दिन, और 2750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2750 से, ये आपका। और लास्ट में एल्स, तो शुरू के 9 दिन तो आपके फिक्स हो गए, इसमें 9 दिन तो ट्रैवल कर ही रहा है आपका। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 2750 इंटू 3। अब देखिए जो रिमेनिंग डेज बचेंगे आपके, जैसे कोई बंदा 15 दिन के लिए जा रहा है आपका, तो 15 दिन में से शुरू के 3 दिन तो 3500 से हो जाएंगे, अगले 3 दिन 3000 से हो जाएंगे, और अगले 3 दिन 2750 से हो जाएंगे आपके। और 9 दिन माइनस करने के बाद जो दिन बचेंगे आपके वो कितने से हो जाएंगे, 2250 से हो जाएंगे आपके। देखिए 2250, 2750, यही था अमाउंट आपके, हाँ 2750, 2250, ठीक है आप करिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, उसका फेयर अमाउंट प्रिंट कर देना, ये फेयर निकला है, चेक करके देखिए जरा। देखिए इतना पोर्शन में कोई लॉजिक नहीं होता आपका, ये मैं आपको तभी मैंने आपको कहा था बेसिक्स, ये बेसिक्स में काउंट किया था आपका। कोई लैंग्वेज पढ़ लीजिए, सी पढ़ लीजिए, आप जावा पढ़ लीजिए, पाइथन पढ़ लीजिए, ये इतना पोर्शन में सब में अपने अपने सिंटेक्स बदल जाते हैं आपके। मैं जब आगे सीरीज बनाऊंगा जावा की या पाइथन की सीरीज बनाऊंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बट ये जो कंडीशन वाला पार्ट है आपका, ये सेम रहता है हर लैंग्वेज के हिसाब से आपका। तो ये कंसेप्ट, यही मेन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ये वाला कंसेप्ट जो है आपका। चला के देखिए जरा इसको, देखिए नेम विनोद राणा, जेंडर मेल,
नंबर ऑफ डेज देखिए आपका, चले मैं 2 दिन के ट्रैवल कर रहा हूँ आपका, तो 2 दिन के ट्रैवल करने का मतलब किस में आ जाएगा, ये आपका इस वाले में आ जाएगा, लेस देन 3 में आ जाएगा। तो 2 इंटू 3500, तो 2 दिन के हिसाब से 3500 पर डे के हिसाब से कितना 7000 बन गया। देखिए उसका आपका देखिए कितना आ रहा, फेयर इज 7000 आपका। देखिए आपका फिर कैलकुलेट करिए जरा, मैं आपका देखिए 4 डेज लेता हूँ, तो 4 डेज का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट स्लैब में चले जाएगा आपका। तो पहले 3 दिन 3500 के हिसाब से कितना हो गया आपका 10,500। एक दिन और बचा आपका, मैं 4 दिन ले रहा हूँ ना, एक दिन और बचा, एक दिन कितना 3000 का हो गया आपका। तो 3000 प्लस 1050 कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए आपका। अच्छा मैंने जेंडर में डाल दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए 1350 हो गया। देखिए आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। फिर चला कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको, देखिए आपके वाले लेता हूँ 10 डेज। देखिए आपका तो 10 डेज का मतलब क्या होगा, देखिए शुरू के तीनों देखिए इसमें इंक्लूड हो गए आपके। पहले 3 दिन 3500 पर डे, नेक्स्ट 3 दिन 3000 पर डे, नेक्स्ट 3 दिन 2750 पर डे आपका। और जो लास्ट का एक दिन होगा आपका, जो लास्ट का एक दिन बचा आपका, क्योंकि 10 में से जब 9 माइनस करेंगे एक दिन बचेगा, वो कितना हो जाएगा 2250 से। जो अमाउंट आ रहा है देखिए आपको ये आ रहा है, तो 30,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया आपका। तो देखिए ये एक डिफरेंट आपकी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार हम लोग जो अभी तक हमने परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो थोड़ा लोगों को आसान लगने लग जाता है, बट ये भी एक मैंने सोचा कि ये भी आपको समझा दो कैसे बिहेव करना, किस प्रकार से हमें काम करना है, इसीलिए मैंने इसको एक अलग से वीडियो बनाया आपका। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए एक लास्ट प्रॉब्लम जो ले रहा हूँ आपका, ये लास्ट प्रॉब्लम आपकी, इसमें देखिए मैं सिंपल से एक स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ आपका, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको टफ बनाने की कोशिश करी है, और मैंने कुछ ऐसी कोशिश करी कि इसमें नेस्टेड इफ लगे और एक दो चीज़ इसमें और यूज होंगे आपकी। देखिए मैंने इसमें लिखा है कि जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने, देखिए बेसिक तो रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, तो बहुत बेसिक सा हो गया आपका। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने और कैलकुलेट करना टोटल मार्क्स और परसेंटेज और ग्रेड और रिजल्ट। देखिए टोटल निकालने का तरीका है, मार्क्स तीनों मार्क्स जोड़ दिए, टोटल निकला है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे आपका, परसेंटेज को सिंपली आप क्या करेंगे, इंटू 100 डिवाइड बाई 300 कर दीजिए, या सिंपल डिवाइड बाई 3 में कर सकते हैं आपका। लेकिन देखिए साफ साफ क्या लिखा है, इफ इन ई सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, मतलब हर सब्जेक्ट में देखिए नॉर्मली 33% पास होता है, बट हमारा स्कूल कह लिए या हमारा यूनिवर्सिटी कह लिए थोड़ा सा टफ एग्जाम लेती है। मैं मजाक में कह रहा हूँ आपसे, मुझे एक कंडीशन बनानी थी इसलिए मैं बना रहा हूँ ये आपकी। हर सब्जेक्ट में अगर उसके इंडिविजुअली 50 से ऊपर नंबर, हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर है, और ओवरऑल परसेंटेज उसके 60 से अगर ऊपर आ रही है आपकी, तो उसका उतना पास होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर मैं सिंपल से कहूँ कि अगर इन केस किसी के 83% मार्क्स आ रहे हैं, 83% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कहेंगे तो उसका ग्रेड तो बी बन गया। देखिए आपका लिखा भी देखिए आपका, अगर 80% से ऊपर मार्क्स है तो ग्रेड क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं है, देखिए 83% मार्क्स में वो बंदा फेल भी हो सकता है। कैसे, एक सब्जेक्ट में 100 नंबर आए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट में उसके 100 नंबर आए, एक सब्जेक्ट में उसके फिर 100 नंबर आए, मतलब 2 सब्जेक्ट में 100 नंबर आ गए, और तीसरे सब्जेक्ट में उसके 49 नंबर हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे आप, वो बनता है 83%, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसके 50 से नीचे हो गए तो फेल हो गया। तो फेल हो जाने का मतलब उसका कौन सा ग्रेड बनेगा आपका, ई ग्रेड बनेगा आपका। इसका मतलब आपको सिर्फ परसेंटेज नहीं चेक करना है, आपको ये भी चेक करना है कि वो पास है कि फेल है आपका। तो देखिए इसको कैसे करना है, कैसे करता हूँ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने देखिए जानबूझ के डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने में। देखिए मैं यहाँ पर आपका रोल नंबर ले लेता हूँ, एक वेरिएबल आपका, एक ले लेता हूँ आपका मार्क्स 1, एक मार्क्स 2, एक मार्क्स 3 और एक टोटल, और एक ले लेता हूँ आपका डबल फ्लोट में, फ्लोट परसेंटेज, और 2 वेरिएबल और ले रहा हूँ मैं आपका। एक ले रहा हूँ आपका यहाँ पर, चलिए जेंडर हटा देता हूँ आपके बाद। एक ले लेता हूँ आपका, देखिए इसमें क्या ग्रेड, एक ले लेता हूँ आपका रिजल्ट। देख रिजल्ट को मैं पास फेल बना रहा हूँ, तो पूरा पास फेल। तो आज एक आपको मैं चीज़ बताऊंगा कि एक मल्टीपल कैरेक्टर की स्ट्रिंग को असाइन कैसे करते हैं आपका। तो इसमें ले लेता हूँ देखिए आपका 5 पास फेल। अब आप सोचेंगे पास और फेल में 4 कैरेक्टर हैं। देखिए सी में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एक नल कैरेक्टर लगता है, /0। आगे चलकर पढ़ाऊंगा, जब स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा उसमें /0 कैसे क्या मतलब होता है। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिया आपका 5 का आपका। तो नेम, जेंडर, देखिए नेम और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने मुझे। चलिए एंटर मार्क्स 1, ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, M1। चलिए आपके बाद नहीं लगाता हूँ बार बार F+, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 2,
एंड मार्क्स 3, यहाँ पर भी मार्क्स 3 कर दीजिए और इसको मार्क्स 2 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद देखिए मैं निकालता हूँ टोटल आपका, ये सब हटा देता हूँ। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, इक्वल टू आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 आपका। और देखिए निकालने जाना परसेंटेज। अब देखिए ये शायद अगेन मैं फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, आप भी सोचते होंगे क्या क्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए पुराने वीडियो जरूर देखिए, आपका मन कर रहा होगा कि सिंपल क्या लिखो, टोटल डिवाइड बाय 3 लिख दो आपका यहाँ पर। आप सोचेंगे बिल्कुल सही लिखा है, इसमें गलती क्या है, बात तो यही हो गई। चलिए आप यहाँ पर टोटल इंटू 100 कर लीजिए, डिवाइड बाय 300 कर लीजिए, तब भी बात एक ही हो गई आपकी। लेकिन देखिए बात एक नहीं हुई यहाँ पर आपकी। ये मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही आंसर निकालेगा आपका, बट कंप्यूटर में मैंने आपको शायद बता चुका हूँ कि जब दोनों इंटीजर वैल्यू होती हैं, जिससे डिवाइड कर रहा है, अगर दोनों इंटीजर होते हैं तो ये आपको आंसर भी हमेशा इंटीजर में देता है। तो ये मेन ये नहीं कि इंटू 100 डिवाइड बाय 300 ये लिखेंगे आंसर सही आएगा आपका। इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा। ये तो सिंपल एक बच्चों वाली चीज़ हो गई। देखिए इसमें मैं इसकी बात बता रहा हूँ आपको, ये लिखा सही है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही लिखा आपने जो लिखा आपने, बट ये प्रोग्रामिंग में गलत है। तो प्रोग्रामिंग में आपको इसके आगे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी फ्लोट। अगर किसी के 92.5 बन रहा है तो अगर आप फ्लोट नहीं लिखेंगे तो सिर्फ आपको 92 देगा आपको। तो उसी के लिए आपका ये था। अब सबसे पहले निकाल लो क्या आपका रिजल्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ कंडीशन क्या आती है, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। एंड ओवरऑल परसेंटेज क्या होना चाहिए, 60 से ऊपर। तो क्या लिखूंगा, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड M3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अगर ये कंडीशन पूरी ट्रू हो जाती है, इसमें सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या है आपका पास है। और पास होने के साथ साथ देखिए, पास होने के साथ साथ अगर पास है तो उसको ये 4 ग्रेड में से कोई एक ग्रेड मिलेगा आपको, इन 4 ग्रेड में से। वो उसके लिए फिर कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो अगर पास है तो हमें क्या देना है उसको, रिजल्ट इक्वल टू क्या करना है, पास। तो देखिए पास आप ऐसा नहीं स्टोर कर पाएंगे, रिजल्ट इक्वल टू पास आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये आपको एरर दे देगा। क्योंकि मैंने आपको शायद अगेन पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स को असाइन नहीं किया जा सकता ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर से। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक strcpy फंक्शन। ये इसका मतलब होता है कि जिसमें कॉपी करना है वो ये हो गया, और जिसको कॉपी करना है दूसरी वैल्यू हो गई। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, पास को रिजल्ट में कॉपी कर रहा हूँ आपका। तो ये हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। देखिए इसके अंदर आने का मतलब क्या है, इसके अंदर आने का मतलब वो पास है। अब वो फेल, तो इसके अंदर आने का मतलब फेल नहीं है। फेल कब होगा, जब एल्स में जाएगा यहाँ। तो यहाँ जाने का मतलब क्या हो गया, मैं रिजल्ट में क्या कॉपी कर दूँगा, फेल कॉपी कर दूंगा आपका, फेल। और साथ में ग्रेड क्या दे दूंगा उसको, ई, ये आपका। लेकिन अगर वो पास है फिर तो इसके अंदर है आपका। तो इसके अंदर आने का मतलब है कि आप इसको केवल 4 ही ग्रेड मिल सकते हैं, A B C D। तो देखिए यहाँ पे क्या करने से लगा, अगर इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड क्या मिलेगा उसको, A। ये देखिए आपका। अब इसी में एलसिफ लगाते चलिए आइए, एलसिफ। देखिए अगर 80 से ऊपर है तो B, 70 से ऊपर है तो C, और अगर 70 से भी नीचे है तो देखिए पास तो है ही हो, और 70 से नीचे तो कौन सा ग्रेड मिल जाएगा, तो D मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ये देखिए आपका। और अब इसको आप लास्ट से प्रिंट कर दीजिए, 4 चीज़ प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर आपका, कि उसका टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, टोटल मार्क्स जो आपने कैलकुलेट किया उनको प्रिंट कर दीजिए। वैसे यहाँ पर कुछ नहीं, टोटल, परसेंटेज, देखिए प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम चीज़ों को कन्फ्यूजन के साथ पढ़ते हैं तो इसलिए हमको प्रॉब्लम आती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता आपका। ग्रेड देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं तो हूँ ही फिर आपके साथ। और लास्ट में रिजल्ट, देखिए अब यहाँ पर ये एक एरर दे सकता है कि strcpy के लिए एक फंक्शन string.h इंक्लूड करिए।
लेकिन पहले देखते हैं कि क्या क्या करता है। कोई रटने की जरूरत नहीं चीज़ों को कि पहले से हम लिख के चलें लेके चलें, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए उसको रन करा के देखिए पहले आपका। मे बी इस फंक्शन के लिए अब ये हेडर फाइल, वैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन के लिए हेडर फाइल कंपल्सरी सी में नहीं है आपके। ये stdio इसलिए लगाया क्योंकि हमने बीच में क्या लगाया था आपका, f+ लगाया था आपका। तो अब चला के देखते हैं जरा इसको। देखिए यहाँ पर देखिए इसने लिखा strcpy, देखिए उसके बावजूद देखिए इसने प्रोग्राम रन कर दिया। देखिए आपका वो कह रहा है कि आप यूज़ करिए, लेकिन नहीं भी यूज़ कर कोई बात नहीं है। देखिए विनोद राणा, देखिए मार्क्स 1, देखिए मैं जान के 100 मार्क्स दे रहा हूँ। देखिए पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स देखिए आपका, और तीसरे सब्जेक्ट में 49 दे रहा हूँ देखिए आपका। तो क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बच्चा होने के बावजूद भी, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कौन सा, कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इसके 50 से ऊपर नहीं है, तो देखिए ये फेल होगा और ग्रेड इसको ई मिलना चाहिए। देखिए रिजल्ट को देखिए इसने आपको कुछ देखते हैं, चलो रिजल्ट में क्यों प्रॉब्लम आई है आपकी। देख ग्रेड इसने ई दिया, बट रिजल्ट देखिए आपका प्लस माइनस दे रहा है। देखिए आपका मुझे लगता है वही आपका, इसमें string.h नहीं लगाई हमने। देखिए सी को नॉर्मली मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ये एक छोटा ड्रॉबैक था, इसको पहले ही एरर दे देनी चाहिए थी। देखिए अब क्योंकि मैं ऑलरेडी कई साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मुझे 28-30 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते करते, तो देखिए मैं उस रिजल्ट को आते ही समझ गया था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो आज की लेटेस्ट लैंग्वेज है वो यहाँ पर पहले ही एरर दे देती है कि ये जब सही नहीं है तो एरर दे दें आपका। तो बेटर है आप यहाँ पर क्या लगाइए, एक हेडर फाइल लगाइए string.h। अब चला के देखिए, देखिए फिर मैं सेम मार्क्स डालूंगा ताकि आपको सेम चीज़ ही आपको समझ में आए। 49 देखिए, प्लस माइनस मीन्स ये कुछ और चीज़ की चीज़। अच्छा मुझे लगता है मैंने, अच्छा देखिए गलती किससे भी हो सकती है। परसेंटेज सी लगा रखा है देखिए आपका, ये परसेंटेज एस होना चाहिए था आपका, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस होता है। फिर देखिए ज़रा, माई मिस्टेक, इसका मतलब इसके लिए string.h कंपल्सरी नहीं था, वो गलती कुछ और थी, हम गलती कुछ और समझ बैठे थे। ये देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फेल आ रहा है देखिए आपका। फिर रन कराइए इसको, आपके बाद देखिए इसको थोड़ा अच्छे नंबर दे देते हैं। चलिए 100, 90 और 95, तो ये ए ग्रेड का स्टूडेंट बन गए देखिए आपको, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में इसके लगभग 90 से ऊपर ही आ रहे हैं, तो 90% से ऊपर बन गए इसके देखिए आपके। तो देखिए क्या बन रहा है आपका, देखिए परसेंटेज का बना 95.00 और देखिए ए ग्रेड आ रहा है और पास हो गया देखिए आपका। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से। और देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये क्यों लिया, क्योंकि ये एक नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल है। देखिए आपका इफ़ के अंदर इफ़ चल रहा है देखिए आपके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इससे जो पहला प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें देखिए आपका एक डिफरेंट एग्जांपल था, तो मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल देने की कोशिश करी है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं आपके। आई थिंक ये टॉपिक पे इफ़ पे मैंने आपको A to Z आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। और अगर इन केस फिर भी कोई कन्फ्यूजन होते हैं आपके, तो मैंने इसमें अपने मेल डाली हुई है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।